everyone, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 22, that is the variation and genetics. Let's start. कभी आपने देखा है कि जो बेबी एनिमल्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत जैसे मिलते हैं, जैसे डकलिंग डक जैसी होती है, चिकन जैसे होते, इवन यू लुक लाइक योर पेरेंट्स. तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है डीएनए, बिकॉज डीएनए स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डीएनए इज इनहेरिटेड बाय योर पेरेंट्स. तो अब ये डीएनए के ऊपर ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपके ट्रेड्स को डिफाइन करती है, तो उसको हम लोग जीन्स कहते हैं. अगर मैं इस डीएनए को देखूँ तो इस डीएनए के अंदर यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होगा वो किसी एक खास ट्रेट यानी जीन को जो है वो डिफाइन कर रहा होगा. उसके आगे वाला रीजन जो है वो किसी और जीन को या किसी और ट्रेट को जो है वो डिफाइन कर रहा होगा. तो इस तरह से हमारे पास, क्योंकि हम लोगों को दो पेरेंट्स इनहेरिट करते हैं जीन्स, तो दैट्स वाई हमारे पास हर जीन्स की दो वैरायटीज होती हैं एंड इन वैरायटीज को हम लोग अलील्स कहते हैं. अलील्स जिस जगह क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं उसकी पोजीशन को हम लोग लोकस कहते हैं. अब समटाइम्स हमारे पास ये जीन्स जो होती है ये आइडेंटिकल भी होती हैं, तो इसको हम लोग होमोजाइगस कहते हैं, और समटाइम्स ये जीन्स हमारे पास डिफरेंट भी होती हैं, तो इसको हम लोग हेट्रोजाइगस कहते हैं. अब हमारे पास जो अलील्स होते हैं उनमें हमारे पास एक और फिनोमेना होता है जिसको हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव कहते हैं. यानी जो जीन्स हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, जो इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, इन जीन्स को हम लोग डोमिनेंट जीन्स कहते हैं, और जो जीन्स इन्वायरमेंट पे बहुत कम होती हैं इन जीन्स को हम लोग रिसेसिव जीन्स कहते हैं. जैसे अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर ब्राउन हेयर कलर या ब्लैक हेयर कलर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ब्लैक हेयर कलर को मैं डोमिनेंट कहूँगी, जबकि हमारे पास जो ब्लॉन्ड हेयर कलर है वो बहुत कम मौजूद होता है, तो इसको हम लोग रिसेसिव कहेंगे. तो इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस जैसे जो है वो कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं. फिर इन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स की कैरेक्टर्स होते हैं. एक होती है जीनोटाइप, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने जीन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन जीन्स को हम लोग जीनोटाइप कहेंगे. एंड देन दूसरे हमारे पास फिजिकल फीचर्स होते हैं जिनको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं. फिनोटाइप में इन दोनों जीन्स की वैरायटी में से सिर्फ एक वैरायटी अपने आप को एक्सप्रेस करती है. सो दैट्स वाई जो जीनोटाइप होती है वो हमेशा अल्फाबेट से शो होती है, और जो फिनोटाइप होती है वो आपके फिजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हेयर कलर, बॉडी कलर, बिहेवियर एक्सेट्रा, ये सारे जो है ये आपके फिनोटाइप्स को शो करेंगे. हमेशा याद रखिए कि आपकी जीनोटाइप जैसी होगी आपके फिजिकल फीचर्स भी वैसे ही होंगे. अगर आपके जीनोटाइप में कोई ट्रेट प्रेजेंट नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके फिजिकल फीचर्स में भी अपीयर हो. फिर पूरी पॉपुलेशन के सारे ट्रेट्स या किसी भी जीन्स की सारी वैरायटीज जो होती है वो जीन पूल के अंदर कंसीडर की जाती है. यानी अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर अगर मैं सिर्फ हेयर कलर की बात करूँ तो हेयर कलर में जितने अलील्स यानी जितनी वैरायटीज एग्जिस्ट करी हैं इनको हम लोग जो है वो जीन पूल के अंदर स्टडी करते हैं. तो जीन पूल जो होता है वो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी एक जीन्स की वैरायटीज को अंडरस्टैंड करने या स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज और फिनोमेनास को गो थ्रू करने के बाद अब हम आ जाते हैं मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, जिसको हम लोग हेरिडिटी फैक्टर्स कहते हैं. जब मेंडल ने स्टडी किया था पी प्लांट को तो उस टाइम पे जो हमारे पास ना तो क्रोमोसोम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी, ना डीएनए के बारे में, ना इवन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद इस मटेरियल के बारे में थी. सो दैट्स वाई जब इसने एक बिहेवियर पैटर्न देखा पी प्लांट के अंदर तो उसकी बेसिस पे उसने जो था इन फैक्टर्स को या इन जीन्स को एक खास वर्ड दिया जिसको हम लोग हेरिडिटी फैक्टर्स कहते हैं. इन हेरिडिटी फैक्टर्स को मेंडल ने 1965 के अंदर अपनी जर्नल में पब्लिश किया था, और इसी पब्लिशिंग के बेसिस पे उसने जो था सर्टेन प्रिंसिपल्स किए थे जिनको हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं. और इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से हम लोग मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कंसीडर करते हैं. अब मेंडल ने जो था वो जितने भी प्लांट्स थे उनमें से सिर्फ पी प्लांट को चूज किया था, और इस पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर्स थे जिनमें हाइट, फ्लावर कलर, पॉट शेप, सीड कलर और पॉट कलर जो थे, ये इन 7 कैरेक्टर्स को इसने जो था वो स्टडी किया था. लकीली ये 7 कैरेक्टर्स 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स ऑफ द पी प्लांट पे प्रेजेंट थे. इसके बाद जब मेंडल ने एक ही कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए क्रॉस करवाता था तो उस कैरेक्टर को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और जहाँ पे वो दो कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए क्रॉस करवाता था तो इसको हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर लेट्स सपोज करें कि हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर है. अगर मैं पी प्लांट का सिर्फ पी की शेप ही लेती हूँ तो ये शेप जो है ये मेरे पास जीन है,
और इस जीन की मेरे पास दो वैरायटीज है, एक है राउंड सीड और एक है रिंकल सीड। अब जब इसने हाइब्रिड क्रॉस किया था तो इसे जो था वो राउंड सीड बहुत ज्यादा नजर आते थे, सो दैट्स वाई इसने राउंड को डोमिनेंट कहा। एंड देन उसने जो रिसेसिव था उसके लिए रिंकल था, क्योंकि जो रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं वो ज्यादा इन्वायरमेंट में शो नहीं होते। अब जो राउंड सीड था वो हमारे पास होमोजाइगस था कैरेक्टर, और जो रिंकल था वो भी हमारे पास होमोजाइगस स्टेट में था। फिर इसके बाद जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आए उनको हम लोग फर्स्ट फिलाइल जनरेशन यानी F1 जनरेशन कहते हैं। अब अगर मैं इसका क्रॉस करूं बाय यूजिंग द पर्नेट स्क्वायर, तो इस क्रॉस में अगर हम लोग यहाँ पे कैपिटल R डोमिनेंट के ट्रेट रखें और स्मॉल r रिसेसिव के, तो हमारे पास हर एक कैपिटल R और स्मॉल r होते हैं। सो दैट्स वाई हमारे पास हर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ उसके पास एटलीस्ट एक डोमिनेंट एलील था। सो दैट्स वाई उसी के फिजिकल फीचर में तमाम डोमिनेंट कलर जो कि राउंड था वो एक्सप्रेस हुआ। फिर इसकी बेसिस पे उसने जो इंटरप्रिटेशन की और जो लॉ फॉर्मुलेट किया, इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कि हर फॉर्म जो होती है वो डिपेंड होती है उसके एलिमेंट्स यानी जीन्स पे। जैसी जीन्स होगी वैसा ही फिजिकल फीचर होगा। और हर प्लांट के पास एक जीन्स की दो वैरायटीज होते हैं, क्योंकि उसको दो पेरेंट्स इनहेरिट कर रहे होते हैं जीन्स। और फिर जो था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बेसिस पे उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था वो फॉर्मुलेट किया। फिर उसने किए दो क्रॉसेस को यानी कि दो ट्रेड्स को इकट्ठा स्टडी किया, और इसको हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल इसने जो था वो सीड कलर और सीड शेप दोनों को जो था वो इकट्ठे स्टडी किया, तो उसकी बेसिस पे उसने जो लॉ फॉर्मुलेट किया उस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, जिसके अंदर हर कैरेक्टर की हर वैरायटी यानी कि अलील जो होगा वह इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा और एक अलील दूसरे अलील को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो था वो इसकी बेसिस पे कुछ फिनोमेना आए, और इस फिनोमेना को हम लोग डोमिनेंस कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो होता है वो हर अलील की दो वैरायटीज होती हैं। तो वो वैरायटीज में से एक वैरायटी जो होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, एक वैरायटी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती। कुछ केसेस में ये वैरायटीज दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, और कुछ केसेस में ये वैरायटीज जो है वो पार्शियली अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो हमेशा याद रखिए कि जो डोमिनेंस का फिनोमेना होगा वो आपको हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें आपके पास एक अलील डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव हो उस टाइम पे नजर आएगा। तो डोमिनेंस हमारे पास चार तरह की होती है: कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस में हमारे पास जो है वो आपके पास एक डोमिनेंट एलील अपने आप को शो करता है और रिसेसिव हाइड कर लेता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो दोनों अलील्स होते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। को डोमिनेंस में वो दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एंड ओवर डोमिनेंस में उनकी जो एक्सप्रेशन का रेट होता है वो होमोजाइगस कंडीशन से ज्यादा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल एलील्स की। मल्टीपल एलील्स में जब मेंडल ने स्टडी किया था तो उसने देखा था कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन जब हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें एनिमल्स आते हैं उनको देखें तो हमें नजर आता है कि समटाइम्स एक जीन मल्टीपल अलील्स को जो होता है वो कंट्रोल कर होता है, यानी कि एक जीन के पास दो अलील से ज्यादा वैरायटीज जो होती है वो होती हैं, और वो सारे अलील्स की वैरायटी मिलकर एक जीन यानी कि एक कैरेक्टर को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो मल्टीपल अलील्स हमेशा याद रखें कि ये एक ही लोकस पे होते हैं। तो इसकी कॉमन एग्जांपल में हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है और MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास तीन अलील्स की वैरायटीज होती हैं, A, B और AB। ये तीनों जो होती है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होती है। फिर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन जिसमें RH फैक्टर का होना और ना होना जो होता है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। देन अब बात करते हैं एपिस्टेसिस की। एपिस्टेसिस भी जो है वो मेंडेलियन कैरेक्टर या मेंडेलियन बिहेवियर से जो था वो डेविएशन थी, जिसमें एक जीन एक डिफरेंट क्रोमोसोम पे इंटरफेयर करी थी या हाइड और एक्सप्रेस करी थी दूसरे जीन को जो कि दूसरे क्रोमोसोम पे थी। तो इसके अंदर हमारे पास जो था वो आपका वाइट कलर जो है वो उसका कंट्रोल करना डेफनेस को, ह्यूमन की जो है वो ग्रोथ रेट का कंट्रोल करना वेट और हाइट को, ये तमाम एग्जांपल थी एपिस्टेसिस में। देन अब हम बात करते हैं फिनोटिपिक ट्रेट्स जो कि डिफरेंट लोकाई पे होता है। इनको हम लोग पॉलीजेनिक ट्रेट या कॉन्टिन्यूस ट्रेट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होते हैं वो इतने वेरिएंट होते हैं और इतनी वैरायटीज होती हैं कि एक कॉम्बिनेशन
दूसरे कॉम्बिनेशन से कम या ज़्यादा होता है। और इसको हम लोग क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन और क्वांटिटेटिव एलील्स जीन्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्किन कलर की बात करूँ तो स्किन कलर को बेसिकली हमारे पास 3 जीन्स जो है वो कंट्रोल करी होती है। जितना ज़्यादा ये जीन्स प्रेजेंट होंगी उतनी ज़्यादा एडिटिव इन नेचर होंगी। यानी अगर ये तीनों जीन्स जो हैं ये आपके पास प्रेजेंट है तो आपके पास डार्क ब्लैक कलर होगा। और अगर इनमें से सिर्फ एक ही जीन जो है वो कैपिटल डोमिनेंट फॉर्म में है तो आपके पास डार्क ब्राउन कलर होगा। और अगर आपके पास जो है वो दोनों जीन्स रिसेसिव फॉर्म में है तो देन आपके पास जो है वो रिसेसिव ट्रेट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है जिसमें आपकी जीन्स के 3 जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करी हैं और वो जीन्स जो है वो एडिटिव इन नेचर में, यानी कि जैसे जैसे ये जीन्स ऐड होती जाएंगी उतना ज़्यादा वो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता जाएगा। इस तरह के ट्रेट को हम लोग पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की। हमेशा आप देखो तो आप लोग भी जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। आपके पास जो जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है वो अपने मदर एंड फादर के अलावा आपके अपने कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपके पेरेंट्स या आपके बहन भाइयों में या इवन आपके रिश्तेदारों में भी वो नजर नहीं आते। तो वो किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं? वो होते हैं क्रॉसिंग ओवर से। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के अंदर जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है तो गैमेट्स फॉर्मेशन से पहले जब हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आते हैं तो वो अपने क्रोमोसोम्स के जो पेयर होते हैं या अपने क्रोमोसोम के पार्ट्स होते हैं उनको स्वैप कर लेते हैं। और उस स्वैपिंग की वजह से हर क्रोमोसोम के पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर हम लोगों को पता है कि एक जीन्स के ऊपर मोर देन 1 जीन्स या 1 टाइप्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर वो सारी जीन्स प्रेजेंट होंगी और जब वो क्रोमोसोम गैमेट फॉर्मेशन में मूव करेगा तो उसकी मूव करने से वो सारी जीन्स उसके साथ ट्रेवल करेंगी। तो इस फिनोमेना को हम लोग जीन लिंकेज कहते हैं। अब जीन लिंकेज के बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की डिटर्मिनेशन की, जो कि सेक्स डिटरमाइन करता है। अगर हम लोग ड्रोसोफिला को देखें तो ड्रोसोफिला के अंदर हमारे पास एक्स वाई सिस्टम होता है, यानी कि क्रोमोसोम 1 के अंदर अगर एक्स और वाई होगा तो वो मेल बनाएगा और अगर 2 एक्स होंगे तो वो फीमेल बनाएंगे। और इसी तरह अगर हम ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस के अंदर जो 46th पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसके अंदर अगर एक्स और वाई होगा तो वो मेल बनाएगा और अगर फीमेल होगी तो वो एक्स एक्स होगा। इस तरह के हमारे पास जो होता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जिनको हम लोग पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि कौन सा पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा वो सेक्स को डिटरमाइन करेगा। अगर मैं देखूं तो हमारे पास XO एंड XY टाइप होती है, देन हमारे पास XY एंड XX टाइप होती है और आखिर में हमारे पास ZZ एंड ZW टाइप होती है। उसके बाद हमारे पास जो क्रोमोसोम्स, यानी कि ये जो सेक्स डिटरमिन्ड क्रोमोसोम्स हैं, इनके ऊपर जो जीन्स होती हैं और ये जो जीन्स जो से करेक्टर्स या जो ट्रेड्स को जो है वो कंट्रोल करी होती है, इसको हम लोग सेक्स लिंकेज ट्रेड्स या सेक्स लिंकेज फिनोमेना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 तरह के सेक्स लिंकेज फिनोमेना होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस, दूसरा होता है हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस, तीसरा होता है हमारे पास वाई लिंक इनहेरिटेंस जिसमें जो जीन्स होते हैं वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और वो हमेशा फादर से सन में ही ट्रांसफर होते हैं क्योंकि फादर हमेशा वाई क्रोमोसोम बेटे को ही देता है। फिर हम अगर एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास म्यूटेशंस होंगी जो रिसेसिव ट्रेट के अंदर होंगी वो हमेशा मेल के अंदर एक्सप्रेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो मदर जो है वो कैरियर है क्योंकि मदर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं इंस्टेड ऑफ 1, तो अगर एक के ऊपर रिसेसिव जीन आ भी जाए तो दूसरे की डोमिनेंट जीन उसे जो है वो हाइड कर लेती है। सो दैट्स वाई द फीमेल, क्योंकि उनके पास 2 एक्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 1, तो उनके अंदर एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं होते, वो मोस्टली जो होते हैं वो हिडन फॉर्म में या जीनोटिपिकली प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स वाई एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस में फीमेल्स हमेशा कैरियर होंगी और मेल्स हमेशा इफेक्टिव होंगे और ये पैटर्न एक जिगजैग होता है, यानी ग्रैंडफादर अगर इफेक्टिव होंगे तो उनकी बेटी कैरियर होगी और उनका जो पोता या नवासा होगा वो इफेक्टिव होगा। देन वी हैव एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट जिसके अंदर जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम होता है उस पर एक ऐसे करेक्टर जो कि हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो इसके अंदर अगर ये एक्स क्रोमोसोम हमारे पास 2 हो या 1 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेल और फीमेल इन डिजीजेस में इक्वली इफेक्ट होती हैं। देन हमारे पास वाई लिंक इनहेरिटेंस होता है, ये वो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है जिसके अंदर हमेशा जो वाई क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर इफेक्टिव जीन्स होती है और ये जीन्स हमेशा बाप से बेटे में ट्रांसफर होते हैं क्योंकि बेटे को हमेशा फादर वाई क्रोमोसोम जो होता है वो इनहेरिट कर रहा होता है।
उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे भी ट्रेट्स होते हैं जो कि सेक्स लिमिटेड होते हैं, यानी वो दोनों मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो एक ही के अंदर अपने आप को शो करेंगे बिकॉज ऑफ द सर्टेन हार्मोन्स और सर्टेन रीजंस। देन वी हैव ए सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो होता है वो मेल और फीमेल के अंदर दोनों के पास जो होता है वो एक ही जो फिजिकल फीचर हो, लेकिन हार्मोन्स की वजह से वो एक के अंदर जो होता है वो सेक्स के अंदर ज़्यादा प्रोनाउंस होता है और जबकि दूसरे के अंदर जो होता है वो कम होता है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज का ओवरव्यू अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। दिस इज लाइबत आरिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.